हेलो नमस्कार, मेरा नाम शानिल है और आज के इस लेक्चर में हम लोग गॉसेस लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो लेक्चर है वो आज होगा गॉसेस लॉ के ऊपर। उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि भाई ये गॉसेस लॉ आखिर होता क्या है। तो गॉसेस लॉ को समझने पहले आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसकी समझ होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यूजुअली फाई से डिनोट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर क्या होता है? फ्लक्स आपको पता है कि भाई टू फ्लो, कि भाई जो फ्लो है, फ्लो लाइंस है, जो वो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितनी पसार हो रही है, कितनी पेनिट्रेट कर रही है, वो हमारा मान देता है फाई। फ्लक्स वो हमें देता है। क्या हम फ्लो लाइंस कौन सी है? इलेक्ट्रिक फ्लो लाइंस है। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लो लाइंस क्या हमें करेगी? तो भाई ये जो फाई है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए कि इसमें हम फ्लक्स फाई में एक एरिया रखते हैं, तो क्या होगा? एक एरिया है, वो जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है उसमें हमने जो एरिया रखा है उसमें क्या होगा कि भाई ये पेनिट्रेट कर रहा है। मान लो हमने इंटेंसिटी कम कर दी तो फ्लो लाइंस कम पेनिट्रेट करेंगी, तो फाई भी डिक्रीज हो गया। अल्टीमेटली समझिए कि हमने फ्लो लाइंस को कांस्टेंट रखा है, पर हमने वो एरिया है वो कम ज्यादा किया तो भी फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा। एरिया कम कर दिया मतलब कम फ्लो लाइंस मतलब कम फ्लक्स। थीटा पे भी डिपेंड करेगा कि मान लो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने रखी है थीटा एंगल पे, कोई थीटा एंगल पर हमने यहाँ रख दी है। इसका एरिया वेक्टर इस प्रकार का है, थीटा एंगल पर हमने कुछ इसको रख दिया है। थीटा एंगल पर मान लो हम यहाँ ये परपेंडिकुलर से भी कह सकते हैं, ये कुछ कह दिया। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर इस पर प्लेन पर प्रोजेक्शन देखते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा अल्टीमेटली। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a cos थीटा हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये अल्टीमेटली आप समझिए कि भाई ये जो है हमने थीटा एंगल पर रखा, तो यहाँ थीटा कम ज्यादा करते जाएंगे तो भी यहाँ फ्लक्स पर फर्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ई ए कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम ई डॉट ए, जो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, और इसका आपको यूनिट्स भी पता है, वोल्ट इनटू मीटर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया। और इसके उपरांत ये कहां कॉस थीटा है, मतलब यहां पर जो हमारा फ्लक्स है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है इसका एरिया वेक्टर की पोजीशन से। तो ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपको पता है उसकी बात हो गई। अब हम यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल, इसको हम डिराइव करने का प्रयास करते हैं। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये कुछ यहाँ ऐसी फील्ड लाइंस को यहाँ ऐसे बाहर की तरफ आएगी, ऐसे कुछ बाहर की तरफ आएगी। तो इस सभी फील्ड लाइंस को मैं ले लूं ऐसी एक 3 डायमेंशन में, एक में क्लोज सरफेस इमेजिन करूंगा। क्लोज सरफेस, कोई भी रैंडम शेप वाला सरफेस मैं यहां पर इमेजिन करूंगा। कई लोग कहते हैं कि भाई यहाँ सिमेट्रिक होनी चाहिए सरफेस, या फिर वो खुरदुरी या कोई अलग शेप की, रैंडम शेप की नहीं होनी, पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी सरफेस, क्लोज सरफेस, एनक्लोज सरफेस होनी चाहिए, वो एनक्लोज सरफेस, ये मेक श्योर करें। और कैसे ये जो हमारे सरफेस है वो एनक्लोज ही होनी चाहिए, कोई और शेप हो तो भी चलेगा। तो ये हम अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक एरिया लिया, ये हमारा एरिया है, इसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं, डीए एरिया का हमने कंसीडर किया, इसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं, इसकी सरफेस पर प्रोजेक्शन लेते हैं, तो ये हमारा डीए डैश हो गया। तो ये डीए डैश एट एन एंगल थीटा है, इससे एट एन एंगल थीटा, ये इसका एंगल थीटा है, ये कुछ इस प्रकार का है। आप ये देखने का प्रयास कीजिए, यहां हमने ऐसे प्रोजेक्शन लिया तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा हो जाएगा अल्टीमेटली, आप समझिए। तो ये क्या है? डी ए कॉस थीटा।
अल्टीमेटली ये चार्ज आपको पता चल गया, ये चार्ज क्या है, ये क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर आप यहाँ पर बनाएं, इस एरिया का वेक्टर आप बनाएं तो एरिया वेक्टर ए है, एरिया वेक्टर ए है, इनके बीच का एंगल भी थीटा है। अल्टीमेटली आप ये समझ सकते हैं ए, ये डी ए है और ये डी ए कॉस थीटा है, ये आप देख के इस डायग्राम में से समझ सकते हैं। तो आइए हम फ्लक्स फाइंड करें, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए डैश, तो क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और अगर हम इस पर इंटीग्रेट करते हैं डी फाई तो बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, फाई को इंटीग्रेट किया 0 से लेके टोटल फ्लक्स फाई तक हमने इसको इंटीग्रेट किया। ई को हम यहां पर ई की वैल्यू लिखते हैं, ई क्या है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिए क्या आएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, और इंटीग्रेट करेंगे हम यहां पर 0 से लेके 4 पाई तक, 4 पाई मतलब पूरी सरफेस यहां पर हमने कवर कर ली है। के क्यू हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए क्यू, के हमारा परमिटिविटी वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमारा चार्ज कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर 0 से लेके 4 पाई डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ये आपको पता है प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का कंसेप्ट याद कीजिए, थीटा एल आर, ये आपको पता है प्लेन एंगल क्या होता है, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, ये थीटा का बात है। सॉलिड एंगल ओमेगा, ये एरिया, ये आर, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया बाय आर स्क्वायर, ये क्या होता है एल बाय आर, ऐसा कुछ हो जाता है अल्टीमेटली। तो ये हो गया हमारा डी ओमेगा, तो के क्यू बाय डी ओमेगा स्मॉल हमने यहां लिया है। देखिए ये हाँ हमने पॉइंट चार्ज है तो ये हमारा हो गया स्मॉल डी ओमेगा, आप देख सकते हैं। और इसको हम डी ए डैश को हम बंद करेंगे तो ये पूरा एक गोल स्फीयर बन जाएगा, जो आपको पता है कि एक सिमेट्रिक बॉडी है आपको पता है, तो ये बन जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे आप अल्टीमेटली तो ये 4 पाई बन जाएगा। के की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 परमिटिविटी ऑफ स्पेस का है ये, और इंटू क्यू इंटू 4 पाई, इसका 4 पाई हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो अल्टीमेटली, और इसका फाई, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अल्टीमेटली हमें ये सुंदर सा इक्वेशन प्राप्त हुआ। और ये क्या कहना चाहता है कि भाई ये जो एनक्लोज सरफेस है 3 डायमेंशन में, जो एनक्लोज इमेजिनरी सरफेस है, इसमें जो हमारा चार्ज है, बाउंड चार्ज है, जो इन चार्ज है, चार्ज इन दिस सरफेस, वो इसका मान बताता है हमारा ये फ्लक्स, कि भाई इस चार्ज के कारण, ये एनक्लोज चार्ज के कारण क्या फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमें ये अल्टीमेटली बताना चाहता है। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को और इलेबरेट करके लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, क्लोज इन लाइन इंटीग्रेशन, क्यों क्लोज हम लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ई डॉट डी ए एरिया, क्लोज एरिया का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये है हमारा गॉसेस लॉ, ये हमारा है गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट। और अल्टीमेटली अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहिए, ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहिए, तो यहां ये जो वॉल्यूम है, ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, ये जो वॉल्यूम आप नहीं देख रहे हैं, इसको डी टाउ मान लो कह दे, वॉल्यूम से इसको भाग कर दे, यहां डी टाउ से भाग कर दे, यहां डी टाउ से भाग कर दे, तो ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ई रो बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा सुंदर सा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ हो जाएगा। और ये है हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, क्यू अपॉन
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारा रो हो जाता है, चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अल्टीमेटली हो जाता है। तो ये सुंदर से हमने दो फॉर्म लिख दिए गॉस लॉ के, एक हो गया हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ और दूसरा हो गया हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो आशा रखते हैं कि आपको ये गॉस लॉ कैसे डिराइव किया गया और ये कैसे आता है इसकी समझ आपको पूरी हुई। तो कोई भी इस सेशन में आपको डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।